हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। तो जैसे कि रेगुलर हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ रहे हैं, उसी हिसाब से आज 6 दिसंबर की करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज का करंट अफेयर्स पे डिस्कस करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोइल डे 2025 की थीम क्या है? जो वर्ल्ड सोइल डे है अपना 2025 में जो मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? हेल्दी सोइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। क्या है? हेल्दी सोइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। कब मनाया जाता है ये? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसका मतलब अपने ने कल ही ये मनाया है। ठीक है, चलो इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। 2025 का विषय है स्वस्थ मृदा स्वस्थ नगर। ठीक है जो शहरी वातावरण पर केंद्रित है। विश्व मृदा दिवस की पहल सबसे पहले 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व मृदा दिवस की जो पहल है वो सबसे पहले 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, चलो यह पहल थाईलैंड द्वारा समर्थित है और खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक मृदा साझेदारी को द्वारा प्रचारित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में विश्व मृदा दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी और इसका पहला आयोजन 2014 में किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि जो विश्व मृदा दिवस है वो कब से मनाने लगे हैं, तो कब से मनाने लगे हैं? इसका पहला आयोजन 2014 में किया था और संयुक्त राष्ट्र ने इसे 2013 में विश्व मृदा दिवस की आधिकारिक मान्यता दे दी थी। स्वस्थ मृदा वैश्विक खाद्य उत्पादन के 95% से अधिक के लिए आवश्यक है और मृदा पौधों के विकास के लिए आवश्यक 18 रासायनिक तत्वों में से 15 तत्व प्रदान करती है। आपको पता है कि जो पौधे हैं वो जो खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं अपने जड़ों के द्वारा, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा। अधिकतर जो खनिज पदार्थ हैं वो मृदा से ही प्राप्त करते हैं। अपन तो ऊपर से तो बहुत कम चीजें उनको दे पाते हैं, लेकिन उनके लिए जितने जरूरतमंद जो तत्व होते हैं वो अभी इसमें बता रखा कि 18 रासायनिक तत्वों में से 15 तत्व तो वो मृदा से ही प्राप्त करते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, तंबाकू उत्पादकों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए हाल ही में भारतीय संसद में कौन सा बिल पास किया गया है? तो बताइए कौन सा बिल पास किया गया है? तो वो बिल है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। चलो इसके बारे में और जानकारी देता हूं मैं आपको। सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 संसद द्वारा पारित किया गया ताकि तंबाकू उत्पादकों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा सके। अब ये देखिए, ये इस पे जो शुल्क बढ़ाया है वो अब की बार गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। इस पे इतना शुल्क बढ़ाने की वजह से ये तंबाकू जो है वो बहुत ही महंगे हो जाएंगे और महंगे होने की वजह से, हालांकि महंगे होने के बाद में भी छोड़ते नहीं है लोग। आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब लोगों को नहीं मिला था तो कितने कितने महंगे मिल रहे थे, उसके बावजूद भी उनको खरीदते थे। लेकिन कुछ हद तक हम इस कर को बढ़ा करके हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे लोगों के, जैसे कैंसर से पीड़ित होते हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं है, तो ऐसे रोगों से बचाया जा सके उनको। ठीक है, यह बिल सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में संशोधन करता है, विशेष रूप से सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू के लिए है। तो किस किस सामग्री के लिए है ये देख लिया ना आपने। इस बिल को संसद में राज्य मंत्री वित्त विभाग से पंकज चौधरी ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? संसद में राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने ये प्रस्तुत किया। अब देखिए कितना कितना टैक्स है। सिगरेट पर उत्पादन शुल्क पहले 200 से 735 रुपए से बढ़ाकर अब 2700 से 11,000 रुपए प्रति हजार स्टिक पर किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये सिगरेट होती है इनकी जो स्टिक्स होती हैं, तो प्रति हजार स्टिक्स पे पहले कितना लगता था? 200 से 735 रुपए तक का उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से लगता होगा। तो अब वो बढ़ा के कितना कर दिया? 2700 से 11,000 रुपए तक का कर दिया है। चबाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 100% और हुक्का तंबाकू पर 25% से बढ़कर 40% किया जाएगा। ठीक है,
पाइप और सिगरेट के धूम्र मिश्रणों पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 325%। देखिए कितना ज्यादा बढ़ा दिया, ये 60% है और यहाँ कितना कर दिया, 325%, लगभग 5 गुना इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है। इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और तंबाकू के सेवन को कम करना है। क्या है इसका सबसे अहम उद्देश्य, क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। तो गवर्नमेंट एक तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए ही जो ये कर है इसको बढ़ा रही है। ठीक है, तंबाकू के सेवन को कम करना है। 2017-18 से 2021-22 के बीच 1.12 लाख एकड़ से अधिक भूमि तंबाकू की खेती से अन्य फसलों में स्थानांतरित की गई है। ये देखिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है कि 2017-18 से लेके 2021-22 के बीच 1.12 लाख जो एकड़ की भूमि है, वो पहले क्या उस पे क्या होता था, तंबाकू की खेती होती थी, लेकिन अब उसको स्थानांतरित किस में कर दिया, फसलों में, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें कर दिया। भारत में 49.82 लाख पंजीकृत बीड़ी मजदूर हैं जो श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भारत में सिगरेट पर वर्तमान दर 53% है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75% मानक से भी कम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2025 में व्यक्तिगत उत्कृष्टता श्रेणी में दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रतीक माधव को। किसको प्रदान किया है? प्रतीक माधव को। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रतीक माधव असिस्टेक फाउंडेशन एटीएफ के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनको 2025 में दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें व्यक्तिगत उत्कृष्टता श्रेणी में दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वोत्तम अनुसंधान, नवाचार या उत्पाद विकास के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। तो इनको पुरस्कार किसने दिया है? जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं फिलहाल, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, तो ये प्रश्न भी देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। तो प्रदान किए जाते हैं 3 दिसंबर को, ये प्रदान किए गए। एटीएफ भारत का पहला सहायक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है जो दिव्यांगजन को अध्ययन, आजीविका और जीवन 3LS के अवसर प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। प्रतीक माधव के नेतृत्व में एटीएफ 500 से अधिक एटी स्टार्टअप्स का समर्थन करता है और 65 एटी उद्यमों को तेजी से आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। लुआना लोपेस लारा, जो हाल ही में विश्व की सबसे कम उम्र की स्वयं निर्मित महिला अरबपति बनी है, किस देश से संबंध रखती हैं? मतलब ये सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बनी है, और जिन्होंने मतलब जो कोई जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, जैसे किसी पिताजी की संपत्ति है या बिजनेस है उसको ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने मतलब कि खुद के उस पे सब कुछ किया है। तो किस देश से संबंधित है ये? ब्राजील से। कौन से देश से है? ब्राजील से। ये देखिए, लुआना लोपेस लारा 29 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे युवा स्वनिर्मित, मतलब कि जो भी इन्होंने किया है वो सेल्फ से किया है, ना कि कोई खानदानी प्रॉपर्टी या बिजनेस वगैरह था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, महिला अरबपति बनी है। ठीक है, वह ब्राजील की उद्यमी और कालसी की सह संस्थापक है। कालसी एक पूर्वानुमान आधारित व्यापार मंच है जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। जो एक कालसी है वो एक पूर्वानुमान आधारित व्यापार मंच है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। 2024 में CFTC से न्यायिक विजय के बाद कालसी को संघीय अनुमोदन प्राप्त हुआ था, और कालसी का मूल्यांकन जून 2025 में $2 अरब से बढ़कर दिसंबर 2025 तक $11 अरब हो गया। ठीक है,
लुआना लोपेस लारा के पास कालसी में 12% हिस्सेदारी है तथा उनकी कुल संपत्ति का लगभग 1.3 अरब डॉलर आंकी गई है। ठीक है। और उन्होंने MIT में कंप्यूटर विज्ञान और गणित में दोहरी उपाधि प्राप्त की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे एशिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र को आकार देने के लिए ACES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? वो डॉक्टर सरदुल एस श्रॉफ को। किसको? डॉक्टर सरदुल एस श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर सरदुल एस श्रॉफ सरदुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी SAM के कार्यकारी अध्यक्ष को ACES 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ACES का पूरा नाम एशिया कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स है, जो एशिया में नेतृत्व और स्थिरता को मान्यता देता है। तो ये ACES की फुल फॉर्म आपके लिए ये है, क्या है? एशिया कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स। ठीक है। पुरस्कार समारोह की जिम्बारन बे बाली में आयोजित किया गया। कहाँ की आयोजित हुआ है ये? जिम्बारन बे बाली में। डॉक्टर श्रॉफ ने युवा नेताओं के लिए उद्देश्य, साहस, जिज्ञासा, सिद्धांत और साहसिकता के मूल्यों पर जोर दिया है। ठीक है। उन्होंने पहले नेशनल लॉ डे अवार्ड भी प्राप्त किया था, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉर्पोरेट कानून में योगदान के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने पहले कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? नेशनल लॉ डे अवार्ड प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन और महत्वाकांक्षी विकास के लिए हाल ही में कौन सी मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए। उनको प्राप्त हुई है नवरत्न मान्यता। तो ये कहाँ स्थित है? ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो को मजबूत प्रदर्शन और महत्वाकांक्षी विकास के लिए नवरत्न की स्थिति दी गई है। तो ये कहाँ है? ये है असम में। कहाँ है? असम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? असम में। NRL की नवरत्न स्थिति, NRL की फुल फॉर्म क्या है? वही है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की नवरत्न स्थिति उसके रिफाइनरी विस्तार और असम में बांस आधारित बायो एथेनॉल प्लांट से जुड़ी है। NRL ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और यह है राज्य स्वामित्व वाली है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना दोस्तों, इसको भी महारत्न कैटेगरी प्राप्त है। कौन सी? महारत्न कैटेगरी प्राप्त है इसको, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। और ये NRL क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। नवरत्न स्थिति केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संचालन और वित्तीय मामलों में अधिक स्वायत्तता देती है। यह स्थिति उन PASU को दी जाती है जो वित्तीय प्रदर्शन, संचालन दक्षता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिखाते हैं। ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर पर 3 टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इन्होंने जो 3 टाइटल जीते हैं वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने अब तक 3 टाइटल एक ही खिलाड़ी ने जीते हैं। तो कौन है वो? गगनजीत भुल्लर। कौन है? गगनजीत भुल्लर, जिनकी फोटो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे। ये है गगनजीत भुल्लर। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। गगनजीत भुल्लर भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में 3 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग तीसरा IGPL खिताब IGPL इनविटेशनल अहमदाबाद में 4 दिसंबर 2025 को जीता है। कब जीता है? 4 दिसंबर 2025 को। और कहाँ जीता है? अहमदाबाद में। भुल्लर ने 2025 के IGPL सीजन में अपनी सभी 3 स्टार्टिंग प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। उन्होंने अहमदाबाद की खिताब अंतिम होल पर बर्डी लगाकर ग्लेड वन रिजॉर्ट और गोल्फ क्लब में क्लिंच किया। भुल्लर ने टूर्नामेंट कुल स्कोर 11 अंडर पार के साथ पूरा किया। उभरते सितारे राघव चुग भुल्लर ने सिर्फ एक स्ट्रोक पीछे दूसरे स्थान पर रहे। तो अगर आपसे पूछे कि दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो राघव चुग भुल्लर वो दूसरे स्थान पर रहे। भुल्लर ने पहले 2 इवेंट चंडीगढ़ और JP ग्रीन्स में
भी विजय प्राप्त की थी इन्होंने। जो पहले जो 2 खिताब जीते थे वो कहाँ कहाँ, एक तो चंडीगढ़ में और एक जेपी ग्रीन्स में जीते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस भारत में किस शहर में स्थापित कर रही है? तो किस शहर में स्थापित कर रही है? गुरुग्राम में। और ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है दोस्तों, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और ये जो अपना पहला कैंपस स्थापित कर रही है अपने भारत देश में, वो कहाँ कर रही है? गुरुग्राम में। कहाँ स्थापित हो रहा है? गुरुग्राम में स्थापित हो रहा है। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में स्थापित कर रही है। यह परिसर भारत की एनईपी 2020 सुधारों के तहत लाइसेंस प्राप्त पहले विदेशी विश्वविद्यालय में से एक है। गुड़गांव परिसर के मध्य 2026 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। मतलब जो गुरुग्राम में जो कैंपस बन रहा है इसका, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का, वो 2026 में परिचालन में आने की उम्मीद है। यह परिसर व्यवसाय प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं नवाचार में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करेगा। तो किस किस उसमें चलेगी ये? एक तो सूचना और प्रौद्योगिकी, और दूसरा अनुसंधान एवं नवाचार में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का कार्यक्रम चलेगा इसमें। यह विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के ब्लॉक मॉडल पर आधारित शिक्षण प्रणाली अपनाएगा, जिसमें एक समय में केवल एक विषय पर 4 सप्ताह की गहन अवधि में ध्यान केंद्रित किया जाता है। और गुड़गांव परिसर का उद्देश्य विदेश यात्रा की आवश्यकता के बिना भारतीय छात्रों को किफायती वैश्विक शिक्षा प्रदान कराना है। मतलब कि अगर कोई विदेशी शिक्षा लेना चाहता है तो उसको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, अपने गुरुग्राम में ही विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बन रहा है उसमें विदेशी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, छात्र भारत में अध्ययन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं अब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुनील नारायण, जिन्होंने हाल ही में प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट में 600 विकेट, कितने विकेट? 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, का रिकॉर्ड बनाया है, वे किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये देखिए एक बार तो, 600 विकेट लेना टी20 क्रिकेट में एक अहम बात होती है, और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। ये तो कौन से जो पहले क्रिकेटर बने हैं वो कौन से देश से हैं? वेस्ट इंडीज से हैं। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सुनील नारायण विश्व में पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने प्रतिस्पर्धी 2020 क्रिकेट में 600 विकेट प्राप्त किए हैं। तो 600 विकेट 2020 क्रिकेट में पहले क्रिकेटर कौन से बने हैं? सुनील नारायण। यह उपलब्धि विश्व ILT 2000 ILT 2025 प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त हुई। ठीक है, यह ऐतिहासिक मैच में वे आबू धाबी नाइट राइडर्स टीम के लिए खेल रहे थे। जो इन्होंने उपाधि प्राप्त की है, 600 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बनाया है, वो आबू धाबी नाइट राइडर टीम के लिए खेल रहे थे। उनका 600वां विकेट टॉम एबल शारजा वारियर्स का था। तो जो उनका 600वां विकेट था वो किसका था? टॉम एबल शारजाह वारियर्स। मतलब टॉम एबल जो है वो खिलाड़ी का नाम है, और शारजाह वारियर्स ये कोई टीम है। ठीक है, इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उन्हें आबू धाबी नाइट राइडर्स द्वारा उन्हें 600 संख्या वाली विशेष जर्सी प्रदान की गई। तो इनका जो टी शर्ट का जो नंबर है, जर्सी का जो नंबर है, वो 600 नंबर उनको प्रदान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वराज कौशल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 1990 से 1993 तक किस भारतीय राज्य के गवर्नर थे? तो किस भारतीय राज्य के गवर्नर थे वो? मिजोरम के। कौन से राज्य के? मिजोरम के। चलो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। स्वराज कौशल पूर्व मिजोरम राज्यपाल और दिवंगत सुषमा स्वराज के पति का 4 दिसंबर 2025 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इनकी पत्नी का क्या नाम है? सुषमा स्वराज। वे वरिष्ठ अधिवक्ता थे और नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। जो नई दिल्ली से सांसद है बांसुरी स्वराज, उनके पिता थे। स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई 1952 को सोलन वर्तमान हिमाचल प्रदेश में हुआ था।
उन्होंने अपने स्नातक की डिग्री डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से और विधि की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पूरी की थी। आपातकाल 1975 से 77 के बीच जो लगा था, उसके दौरान उन्होंने प्रसिद्धि बारोडा डायनामाइट मामले में जॉर्ज फर्नांडीज का बात बचाव किया था। उन्होंने अंडरग्राउंड मिजो नेता ललडेंगा को 1979 में रिहा करवाया था। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमी रही हो तो कमेंट में आके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी राय जरूर दें कि क्लास में क्या कमी रही है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको क्लास समझ में आई है, आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उसको भी ये क्लास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में, अगली क्लास में। उसके उससे पहले धन्यवाद।